सभी सुधीजनों को नमस्कार। हिंदी की कतिपय अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं मेरे सामने हैं। पहली पत्रिका कृष्ण बसंती, यह बड़े आकार की शोध पत्रिका है। कृष्ण बसंती इसका नाम है। बसंती शब्द हिंदी बकार आद्याक्षर युक्त हिंदी में प्रचलित है। यह कृष्ण बसंती अंतरराष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका के वर्ष 2 का दूसरा अंक है, जो अक्टूबर 2025 में प्रकाशित है। और इसके प्रधान संपादक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा हैं। संपादक डॉक्टर मोहन बैरागी हैं। यह मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल है, जिसका कि ISS नंबर भी है। इम्पैक्ट फैक्टर भी बताया गया है 6.8। बड़ा संपादक मंडल इसका है, जो अच्छे विस्तृत हिंदी के आचार्य हैं। प्रोफेसर जगदीश चंद्र शर्मा, डॉक्टर राजू CP, डॉक्टर रूपाली सारिये, विजय कुमार सोनिया, डॉक्टर श्रीकांत मिश्रा, डॉक्टर जिल्ला TN और भी नामावली है। व्यवस्थापक और सहायक संपादकों के भी नाम हैं और एडिटोरियल बोर्ड उसके अतिरिक्त है। सलाहकार समिति भी बड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका है, इसलिए दूर दूर के इसमें विद्वान परामर्शदाता या सलाहकार के रूप में हैं। पूरी प्रविधि जो शोध पत्रिकाओं की रिसर्च जर्नल्स की होती है, उसका पालन किया गया है। और शोध पत्र किस प्रकार से तैयार किए जाएं, लिखे जाएं, इसके पूरे निर्देश भी हैं। बड़ी संख्या में शोध पत्र, बड़े आकार की पत्रिका भी है। यद्यपि पृष्ठ संख्या बहुत अधिक नहीं है, लगभग 100 पृष्ठ हैं, पर आकार बहुत बड़ा है और बड़ी मात्रा में शोध पत्रों का प्रकाशन इसमें किया गया है। यह समय को देखते हुए इस प्रकार की शोध पत्रिकाएं नई सामने आ रही हैं। परिश्रम भी उनके पीछे होता है, अध्यवसाय भी होता है, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी वे करती हैं। UGC ने जो कुछ इस प्रकार के विधान बना दिए हैं कि इतने शोध पत्र प्रकाशित होने पर आपको इतना इतना स्कोर मिलेगा, उससे आपको पदोन्नति में ये लाभ होगा, तो यह हम देखते हैं कि जो शोध पत्रिकाओं की मशरूम ग्रोथ हुई है, अनेक शोध पत्रिकाएं अनेक स्थानों से निकल रही हैं और बड़े अध्यवसाय के साथ भी निकल रही हैं। लेकिन सचमुच में शोध का स्तर कितना ऊंचा उठ रहा है। मौलिक शोध, मौलिक चिंतन हमारे विषयों में, विशेष रूप से जो फंडामेंटल विषय हैं, जो मूलभूत हमारे विषय हैं, दर्शन शास्त्र, मानविकी, भाषा के, उनमें नया कोई चिंतन, नई थ्योरी, नया सिद्धांत नहीं आ रहा है। लेकिन प्रविधियों का पालन करके शोध पत्र लिखे जा रहे हैं और यह एक अलग विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें जो नए विधान आ रहे हैं, उससे कितना वास्तव में शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्यों हमारे विश्वविद्यालय विश्व के समुन्नत और श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की कोटि में नहीं आ पा रहे हैं, और क्यों निजी विश्वविद्यालय इतने अधिक खुलते चले जा रहे हैं, जिनमें कि लाखों की फीस देकर के दाखिला अमीर लोग ले रहे हैं। एक चिंतनीय स्थिति है, उस पर विचार करने का अवसर नहीं है। पर यह जो अंक मेरे सामने है, उसमें नंद चतुर्वेदी की कविता में सामाजिक चेतना और आशावादी दृष्टि, इस पर लेख महत्वपूर्ण है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के परिप्रेक्ष्य में स्त्री के विवाह विषयक अधिकार, इनके अध्ययन पर लेख है। सभी युवा और नए शोधकर्ताओं को अवसर प्राप्त होता रहा है ऐसी शोध पत्रिकाओं के द्वारा। पर नरेश मेहता पर, मानवाधिकार की अवधारणाओं पर, भक्तिकालीन काव्यधारा पर, वह लड़की जो उपन्यास है कृष्णा सोबती का, या लंबी कहानी है, उसमें दलित स्त्री के चित्रण को लेकर के लेख है।
एक एक लेख के दो दो भी प्रणेता हैं, यह भी बहुत हो रहा है, क्योंकि एक लेख तो एक ही, लेकिन लाभ दोनों को मिल जाएगा स्कोर का। इस दृष्टि से कई बार तो गुरु शिष्य दोनों के नाम से भी आता है कोई लेख, पर स्वागत के योग्य है। इस तरह के प्रयास हैं, जैसी व्यवस्था है उसमें रह कर के अध्यवसायी लोग उद्यम कर रहे हैं, सामग्री बहुत आ रही है इस प्रकार की। सचमुच में मूल्यवान सामग्री आए, यह प्रयास किया जाना चाहिए। और पीयर रिव्यूड जर्नल्स, विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकित होकर के जर्नल्स या शोध पत्रिकाएं निकल रही हैं। एक और महत्वपूर्ण शोध पत्रिका जो लंबे समय से निकलती चली आ रही वह अक्षर वार्ता है। यह भी मासिक है। 21वें वर्ष का 10वां अंक मेरे पास है, मुझे प्राप्त हुआ है। यह भी अगस्त 2025 में प्रकाशित हुआ है। यह भी बहुत बड़े आकार की पत्रिका है। इतना बड़ा आकार बहुत सुविधाजनक नहीं होता है। डिमाई ऑक्टेवियो में छापी जाए सुविधाजनक होती है, पकड़ने में, उलटने पलटने में। यह 200 से अधिक पृष्ठों का इसका अंक है। कला, मानविकी, समाज विज्ञान, जनसंचार, वाणिज्य विज्ञान, वैचारिकी की अंतर्राष्ट्रीय रेफर्ड एवं पीयर रिव्यूड शोध पत्रिका यह है। इसका भी ISSN नंबर है। इम्पैक्ट फैक्टर इसका और भी ऊंचा है, क्योंकि लंबे समय से निकलती आ रही है। 21 वर्ष इसको हो गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका यह भी है। इसके भी प्रधान संपादक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ही हैं। एक ही व्यक्ति इतना अध्यवसायी है कि 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शोध पत्रिकाओं का प्रधान संपादक वह है। इसके भी संपादक डॉक्टर मोहन बैरागी हैं। और उसी प्रकार से एक बड़ा संपादकीय मंडल है, उसमें प्रोफेसर जगदीश चंद्र शर्मा इत्यादि लंबा संपादक मंडल है। और पंडित लोग हैं, अच्छे विद्वान लोग हैं इसके संपादक मंडल में। और इसके जिनको मूल्यांकन के लिए भेजी जाती है, जिन विद्वानों को, ऐसे 27 विद्वानों की सूची यहाँ पर, विशेषज्ञों की सूची यहाँ पर दी गई है। इसमें भी बड़ी लंबी संख्या है शोध पत्रों की, बड़ी संख्या में शोध पत्र प्रकाशित हैं इसमें। विवेकी राय के मंगल भवन उपन्यास में अभिव्यक्त विभिन्न समस्याओं पर शोध लेख है। स्त्री पुरुष संबंधों का बदलता स्वरूप और ज्ञान रंजन की कहानियां, इस पर शोध लेख है। नए शोधकर्ता नए लेखकों पर भी लिख रहे हैं। हमारे समय के जो प्रतिष्ठित रचनाकार हैं उन पर भी लिख रहे हैं। पर ये चूँकि विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य सभी विषयों की शोध पत्रिका है, इसलिए इसमें भारत पाक संबंधों पर, पहलगाम आतंकी घटना के परिप्रेक्ष्य में लेख आया है। गांधी और हिंदी पत्रकारिता पर लेख है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में आस्था और जीवन पर भी शोध लेख है। शेखर जोशी की कहानियों में संवेदना के स्वरों को लेकर के शोध पत्र है। इस प्रकार से विभिन्न विषयों पर, जिनमें हिंदी साहित्य, कला, मानविकी और विज्ञान और वाणिज्य के विषय हैं, ये शोध पत्र इसमें प्रकाशित हैं। पहला महत्वपूर्ण है लेख इस पत्रिका में जो प्रकाशित है, संत कबीर और स्वामी रामचरण की प्रेमानुभूति। यह आकर्षक विषय है और स्वामी रामचरण का परिचय इसके द्वारा प्राप्त होता है, नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसलिए सारे ही उद्यम सराहने के योग्य हैं। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पत्रिका जिसको बहुत आदर भाव से पढ़ा जाना चाहिए वह मालिनी है। मालिनी का जो भी अंक आता है बहुत ही संग्रहणीय होता है और शैव दर्शन, शैव शास्त्रों के अध्ययन के लिए प्रत्येक अंक इसका एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में उपादेय हुआ करता है। यह 43वां अंक है, 43वां इसका वॉल्यूम है मालिनी का, जो मेरे हाथ में है। जनवरी अप्रैल 2025 का यह अंक है। और जैसा प्रत्येक अंक में होता है, यह लक्ष्मण जी का चित्र इसमें दिया गया है। बड़ी विभूति हैं 20वीं शताब्दी की, उनके 118वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उन पर केंद्रित विशेष अंक भी यह प्रकाशित हुआ है। और रजनीश शुक्ल जी का उद्यम सर्वथा सराहनीय है, जो इस पत्रिका के संपादक हैं। उनके साथ RK साधु
जे.के. धर और जे.के. काचरू, यू.के. काचरू ये संपादक मंडल के सदस्य हैं और इसके परामर्शदात्री मंडल में आचार्य नवजीवन रस्तोगी, जॉर्ज बारसेलार और रमाकांत अंगिरस, ये तीनों शैव दर्शन के विस्तृत विद्वान हैं। वो इसके सलाहकार मंडल में या परामर्शदात्री समिति में है। यह बहुत समर्पित भाव से शैव शास्त्रों पर केंद्रित, शैव दर्शन और शाक्त दर्शन पर केंद्रित यह पत्रिका है। निष्ठापूर्वक प्रत्येक अंक इसका निकाला जाता है और सारे ही लेख इसमें जो आते हैं वो शैव दर्शन की गहरी समझ के साथ लिखे गए, चुने गए हुआ करते हैं। इस अंक में स्तव चिंतामणि जो भट्ट नारायण का है, उसकी ऊपर लेखमाला का 5वां भाग प्रकाशित है। स्वामी लक्ष्मण जी का ही स्तव चिंतामणि पर जो लेखन है उसको इसमें धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। उसी प्रकार से मालिनी विजयोत्तर तंत्र पर भी जो कि मार्क डिस्कोव्स्की लिखते आ रहे हैं, उनका 8वां अध्याय प्रकाशित है। राजानक मार्क डिस्कोव्स्की पूरा नाम उनका लिखा है। बहुत अच्छा लगा कि मार्क डिस्कोव्स्की के पहले राजानक जोड़ा गया है, उचित है। मार्क डिस्कोव्स्की आदरणीय हैं। जितना काम उन्होंने तंत्रों पर किया है, शैव शास्त्र पर किया है और जितने निष्ठापूर्वक वे वाराणसी के आश्रम में रह कर के अध्यापन भी करते हैं। मूलतः तो वे, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इंग्लैंड के हैं, पर यहाँ पर रह कर के लक्ष्मण जी के सानिध्य में उन्होंने जिस प्रकार से शैव शास्त्रों का अभ्यास किया और निरंतर काम में लगे रहते हैं। बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने प्रकाशित किए हैं। उसी प्रकार से द फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इटर्नल डांस ऑफ शिवा, इस पर लेख है रामचंद्र शेखर का। सिंगुलैरिटी ऑफ शिवा, इस पर मोनिका अजय कांत का लेख है। आचार्य नवजीवन रस्तोगी, उनका लेख आचार्य क्षेमराज अभिनवोत्तर त्रिक परंपरा के अग्रदूत शीर्षक से इसमें प्रकाशित है। और मीरा रस्तोगी का लेख है श्रीमद् भागवत पर लेख है। घनश्याम चंद्र उपाध्याय का त्रिक दर्शन पर लेख है और ये महत्वपूर्ण लेख हैं। उसके बाद जिस संस्था से यह प्रकाशित होता है, शोध पत्रिका ईश्वर आश्रम ट्रस्ट, उसके संबंध में, उसकी गतिविधियों के संबंध में जानकारी है। इस अंक की कीमत 150 रुपया है और ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के द्वारा यह प्रकाशित की गई है, जो सेक्टर 37 सपना मार्केट फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। यह निरंतर पत्रिका यह निकल रही है। ये बड़ी बात है कि शैव दर्शन पर केंद्रित पत्रिका, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत अध्ययन केंद्र में आचार्य हैं रजनीश शुक्ल जी, उनके विशेषज्ञता के लाभ के, रजनीश मिश्र नाम है, शुक्ल गलती से निकल गया, मिश्र हैं ये, और अच्छे अध्येता हैं शैव दर्शन के। उनकी निष्ठा, उनका समर्पण भाव भी इतनी अच्छी पत्रिका के निरंतर्य के साथ निकलने में एक हेतु है। यह स्वागत के योग्य है कि मालिनी निकलती रहे। मालिनी नाम भी बहुत ही अच्छा है। मालिनी विजय तंत्र इत्यादि ग्रंथ मालिनी शीर्षक से शैव शास्त्रों में हैं और लक्ष्मण जी इसके प्रेरणा पुरुष रहे हैं इस पत्रिका के। यह मेरे लिए विशेष रूप से उपादेय है। यह पत्रिका मेरे जैसे शैव शास्त्र में जिनका प्रवेश चंचुक प्रवेश मात्र है, ऐसे लोगों के लिए। एक और अच्छी पत्रिका मेरे हाथ में, भावक इसका नाम है। नाम अच्छा है और इसमें सामग्री भी तदनुरूप है। यह हिंदी साहित्य सृजन एवं चिंतन के विविध आयामों पर केंद्रित पत्रिका है। ISSN नंबर भी इसको है। पीयर रिव्यूड रेफर्ड जर्नल यह भी है। यह भावक का 7वां खंड है, अंक 2, 7वें खंड का अंक 2 है, जो कि माघ चैत्र 2081 संवत में, 2081-82 संवत में प्रकाशित है और क्रिस्तीय कैलेंडर के अनुसार जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का यह अंक है।
विद्यानिवास मिश्र जी पर केंद्रित यह विशेषांक है, इसलिए विशेष प्रीतिकर है। मेरे पास इसलिए आया है कि कुछ मेरा इसमें कदाचित योगदान रहा होगा या कुछ मुझे इसका पात्र समझकर भेजा गया होगा। इसमें अत्यंत ही सुयोग्य विचारकों चिंतकों के लेख हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हुए, रमेश चंद्र शाह हुए, उमेश प्रसाद शाह हुए, उदय प्रताप सिंह हैं और राम सुधार सिंह। सभी लोग समर्पित भाव से आचार्य विद्यानिवास मिश्र को लेकर विमर्श करते रहे हैं। उनमें नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का तो कहना ही क्या है। निरंतर उनका कई वर्षों का सानिध्य पंडित जी के साथ रहा, देखा, समझा, जाना, पहचाना उन्होंने। जैसा पंडित जी को, विद्यानिवास मिश्र जी को, उनके बहुआयामी कृतित्व पर नर्मदा जी का लेख है और लोकोन्मुखी चेतना के भारतीय लेखक इस शीर्षक से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का लेख है। उद्वेलन का उजास शीर्षक से उमेश प्रसाद शाह का लेख है और समय का संवेग शीर्षक से रमेश चंद्र शाह का। अजेंद्र नाथ त्रिवेदी यह भी अच्छे अध्येता हैं और भारतीय शास्त्रों की भावकता आचार्य विद्यानिवास मिश्र शीर्षक से इनका लेख इसमें प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इसमें परंपरा का नवोन्मेष इस शीर्षक से मेरा, भाषा, संस्कृति और भारतीयता शीर्षक से ब्रजेंद्र त्रिपाठी का और पंकज का लेख है धर्मनिष्ठ गवेशी पंडित जी, शिक्षा दार्शनिक पंडित विद्यानिवास मिश्र इस शीर्षक से अरविंद कुमार पांडे का लेख है। विद्याबिंदु सिंह जाना माना नाम है पंडित जी के अध्येताओं में और हिंदी साहित्य के अध्येताओं में। लोक चेतना का जीवन धर्म, लोक चेतना में जीवन धर्म इस शीर्षक से उनका लेख है। चित्तरंजन मिश्र जाने माने विद्वान हैं, पंडित जी के साहचर्य में भी रहे हैं। समग्रता के सर्जक पंडित जी इस शीर्षक से उनका लेख है। कृष्णदत्त पालीवाल जी का लेख संकलित किया गया, यह बहुत अच्छी बात है और अविस्मरणीय कृतित्व है। अविस्मरणीय कृतित्व इस शीर्षक से उनका लेख पंडित जी के संबंध में है। कृष्णदत्त पालीवाल स्वयं एक अविस्मरणीय आचार्य हैं हिंदी के। इस प्रकार से सुशील कुमार पांडे और मनु शर्मा के भी लेख हैं और गिरीश्वर मिश्र जी जो विद्यानिवास जी के भाई हैं, उनका महत्वपूर्ण लेख है लोकचित्त और भारत भाव का उपक्रम है पंडित विद्यानिवास मिश्र का रचना कर्म। कुल मिलाकर के भारतीयता के स्वर, पंडित जी का परिप्रेक्ष्य, पूरा चिंतक उनका उस सब की मीमांसा करते हुए उनके कई अछूते पक्षों को उजागर करने वाले लेख इस भावुक पत्रिका में हैं। सर्वथा पठनीय है, यद्यपि कई पत्रिकाओं के अंक पंडित विद्यानिवास मिश्र के जीवन और कृतित्व पर केंद्रित इस बीच आए हैं और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो पत्रिका है इंदौर से प्रकाशित, उसका अच्छा अंक आया है इस बीच पंडित विद्यानिवास मिश्र पर केंद्रित होकर के। और भी पत्रिकाओं के अंक आए हैं, पर इस भावक पत्रिका की जो सामग्री है वह उपादेय है, सर्वथा उपादेय है। अंत में एक बहुत ही प्यारी पत्रिका मेरे हाथ में, हालांकि बहुत वजनी और बहुत मोटी है, युग तेवर। उठाना भी इसको मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इतना सहज कार्य नहीं है। युग तेवर का 15वें वर्ष का पहला अंक यह है। सुल्तानपुर से यह पत्रिका छपती है, इतनी मोटी पत्रिका है। मैं समझता हूँ कि 550 पेज की पत्रिका का 550 पेज का अंक यह इस पत्रिका का है और इतने मोटे अंक पहले भी इसके प्रकाशित हुए हैं। अद्भुत कार्य है। सुल्तानपुर में रह कर के कैसा साहित्य प्रेमियों का समाज वहाँ का, मैंने तो जाकर के भी देखा सुल्तानपुर कैसी जगह है। और मजरू सुल्तानपुरी पर केंद्रित यह मोटा अंक है। बहुत बेहतरीन चित्र मजरू सुल्तानपुरी का इसमें मुखपृष्ठ पर छापा गया, बड़े प्यार से निकाली गई है। सुल्तानपुर के हैं तो सुल्तानपुर के लोग निकालेंगे ही, उनके चाहने वाले सुल्तानपुर में हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। उनको याद करने वाले हैं, लोग भूलते जा रहे हैं मजरू सुल्तानपुरी को, याद रखा जाना चाहिए। यह भी मैं यहाँ कह दूं कि कुछ शायर हैं जो बहुत आदरणीय हैं और उनको हमेशा याद रखा जाना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी,
एक और हैं जिन पर मैंने खूब बोला भी है, उनका नाम इसमें भूल रहा हूँ। चुपके चुपके वो प्यार में आंसू बहाना याद है। ये वो स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान उनका रहा, अद्भुत व्यक्ति वे थे, उन पर मैंने खूब बोला भी है। शायर लुधियानवी हैं। ये विचार करना चाहिए कि ये मजरूह साहब ने सुल्तानपुरी अपने नाम के आगे लगाया, कैफी जी ने आजमी लगाया क्योंकि आजमगढ़ के थे, शाहिर लुधियानवी ने लुधियानवी लगाया अपने नाम के आगे। ये सब लोग उन शहरों के, जिन शहरों के बाशिंदा थे, जिन शहरों में पैदा हुए, उन शहरों से प्यार करते थे, उनको शिद्दत के साथ याद करते रहे, भले ही वो बम्बई चले गए हों, लेकिन रहे वहीं के। उस शहर की यादें भी उनके भीतर बसी रहीं। इस देश को, इस देश की धरती को इन लोगों ने प्यार किया, चाहे वे कैफी आजमी हों, चाहे मजरूह सुल्तानपुरी हों, चाहे शाहिर लुधियानवी हों। इस देश के लिए लड़े शाहिर लुधियानवी। क्या क्या उन्होंने लिखा है, वो सुबह कभी तो आएगी, क्या क्या गजलें उन्होंने कही हैं। आज़ादी की लड़ाई के समय जीवन भी अपना दिया है, इस देश के लिए लड़ते हुए, इस वतन को, इस देश को, इस देश की धरती को उन्होंने अपना माना। सच्चे मुसलमान भी बनकर रहे, लेकिन बहुत कुछ झेला, कट्टरपंथियों के हमलों को, दोनों तरफ से हमलों को झेला। इसलिए भी स्मरणीय है हमारे जैसे लोगों के लिए कि ऐसे लोग जो दुतरफा मार झेलते हैं। मैक्स मुलर ने भी दुतरफा मार झेली थी, इसलिए मैं उनको याद करता हूँ। कट्टर जो क्रिश्चियन थे, फंडामेंटलिस्ट क्रिश्चियन थे, उन्होंने भी हमले किए और इधर से भी अब हमले उन पर होने लगे। ऐसे लोगों पर दुतरफा हमले होते हैं। दोनों तरफ के कट्टर लोग जो कि भयावह हैं, इस भयावह समय में कट्टरपंथी लोग, वो धर्म के लिए, सच्चे धर्म के लिए खतरा हैं। बहरहाल युग तेवर का यह अंक बहुत संग्रहणीय अंक है जो मजरूह सुल्तानपुरी पर निकाला गया है। कमल नयन पांडे रहते हैं सुल्तानपुर में, संपादन करते हैं इस पत्रिका का। धर्मपाल सिंह भी वहीं के हैं। कितने मनोयोग से ये लोग इस पत्रिका को निकालते हैं। त्रिलोचन जी की याद आती है, वो हमसे कहा करते थे कि बड़ा काम छोटे शहरों से आएगा, बड़े कभी भी छोटे शहरों से आएंगे। बड़ी जगहों पर रहने वाले लोग बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, वो एआई के जंगल में, उसके दलित दर में फंस जाएंगे, आगे जाकर के उसकी आपाधापी में, उसकी दौड़ भाग में वो उलझेंगे। गाँवों में, छोटे शहरों में, कस्बों में जो लोग रहे हैं, जो रह रहे हैं, वो शायद इससे थोड़े बहुत बचे रहेंगे, तो लोग बड़ा काम शायद करेंगे। इसका तो सामने नमूना है कि ये अच्छा काम हुआ, बड़ा काम हुआ। वो प्रेम के साथ निकाला गया है, दिखावे का काम नहीं है। और हमारा समकाल और मजरूह पर कमल नयन पांडे का लंबा संपादकीय इसमें है, लेकिन जो लेख हैं वो भी उन लोगों के हैं जो मजरूह सुल्तानपुरी को चाहते थे। उन पर अच्छा लिखा है, उन्होंने जमकर के लिखा है। मजरूह सुल्तानपुरी की शायरी पर एक नज़र, ये सादिका नवाब सहर ने लिखा है। सबकी प्यास और सबकी अपनी प्यास, सबकी प्यास अपनी प्यास है साकी शीर्षक से शकील सिद्दीकी का लेख है। राधेश्याम सिंह वहीं रहते हैं और गवई आभिजात्यता और मजरूह शीर्षक से उनका लेख है। उत्कर्ष सिंह अच्छे समीक्षक हैं, उनका लेख है। मजरूह शायर भी, नगमा निगार भी इस शीर्षक से। और सालेहा रशीद का लेख है मजरूह सुल्तानपुरी की शेरी रह गुजर। इसमें पहली बार इतनी सामग्री एक साथ मजरूह सुल्तानपुरी पर आई है। अपने हमराह सिने सांसारिकों की अनुभूतियाँ इस शीर्षक से जावेद अख्तर, सैफू किदवई, लता मंगेशकर, आनंद मिलिंद और मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, इन 5 लोगों के संस्मरण हैं जो मजरूह साहब के साथ रहे। उसके बाद वो जब याद आए, बहुत याद आए, इस शीर्षक से उनके बारे में कुछ दुर्लभ संस्मरण हैं, जिनमें ईसार अहमद, जाहिल सुल्तानपुरी, उनके 2 लेख हैं, ये भी सुल्तानपुर के हैं। डॉक्टर उर्फी और वीरेंद्र सिंह वत्स, उनके लेख हैं। मजरूह साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज इसमें हैं, 5 साक्षात्कार उनके हैं गुफ्तगू के बहाने इस खंड के अंतर्गत।
उनसे बातचीत। 3 साक्षात्कार हैं, वो 5 लाइनों में, इसलिए 5 में कह गया शीर्षक उनके। और दृष्टि विहंगम इसका एक खंड है, कुछ खास निगह बानियाँ इस शीर्षक से। उसमें मजरू सुल्तानपुरी आलोचकों की दृष्टि में इस पर डॉक्टर नज़र इमाम ने संग्रह किया है। फिर एक लंबा कविता संचयन है मजरू सुल्तानपुरी का, ये बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। उसमें उनकी बहुत दुर्लभ रचनाएं संकलित कर ली गई हैं, जो कि अन्यथा अब दुर्लभ हो गई हैं। और जिन कविताओं के लिए, जिस तरह की शायरी के लिए मजरू सुल्तानपुरी हमेशा याद किए जाते रहेंगे, वो इसमें रचनाएं उनकी आ गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि अली सरदार जाफरी का बहुत लंबा लेख है मजरू सुल्तानपुरी पर। दुर्लभ सामग्री इन लोगों ने मनोयोग से इकट्ठी की है मजरू सुल्तानपुरी को लेकर के। और अली सरदार जाफरी जैसे बड़े शायर लेखक उर्दू के, वो उन पर लंबा लिखते हैं। जो लेख हैं उनमें बहुत अच्छी लाइनें मजरू सुल्तानपुरी की मौजूं पंक्तियां उद्धृत की गई हैं। गुल बनती है शायद खाके वतन, शायद के सफ़र करती है खिज़ां, खुशबुए बहारा मिलती है कुछ दिन से हवाए जिंदा में। इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है मजरू सुल्तानपुरी, जो कि अनन्य अभिव्यक्ति उनकी है, जिसके लिए उनको याद किया जाता रहेगा। कितनी कितनी फिल्मों में कैसी अद्भुत गजलें और नगमे मजरू सुल्तानपुरी ने दिए। दुख की बात यह है कि वो फिल्में हमने देखी, लेकिन ये हम भूल गए कि इसमें जो बहुत बेहतरीन गाने हैं वो मजरू साहब के हैं। ये होता रहा है कि शकील बदायूनी, उनका नाम मैं कहना भूल गया था, शकील बदायूनी भी वो बदायूं के थे, इसलिए उन्होंने बदायूनी अपने नाम के आगे लगाया। कैफी आजमी, शकील बदायूनी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी इत्यादि। शकील बदायूनी ने कितनी कितनी अद्भुत गज़लें लिख कर के दी हैं फिल्मों के लिए। ये अच्छे शायर थे, पर फिल्मों में गए इसलिए क्या इनको याद नहीं रखा जाएगा? फिल्मों में भी तो उन्होंने बहुत गजब की शायरी दी है कई बार। उनको दस्तक फिल्म बहुत अनोखी फिल्म लगी उस जमाने की। 1970 में ये बनी थी, और जिस साल बनी थी लगभग उसी साल मैंने 1971 में मैंने देखी तो फिर 3 बार मैंने देखी इसको। राजेंद्र सिंह बेदी ने इसको बनाया था। ये बहुत झकझोर देने वाली फिल्म थी, समाज में जो नासूर है उसको लेकर के। कहानी भी अच्छी थी। ये पता नहीं था कि मजरू साहब ने ये लाइनें लिखी हैं, न तड़पने की इजाज़त है न फरियाद की है, घुट के मर जाऊं ये मर्जी मेरे सय्याद की है। ये लाइन भी उन्होंने लिखी। मायरी में कासे कहूँ पीर अपने जिया की, और मदन मोहन ने क्या संगीत दिया। जैसे संगीतकार उतने ही बड़े शायर, उतने ही बड़े फिल्म बनाने वाले। ओस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाए ना, तनमन भिगो दे आज, तनमन भिगो दे आके ऐसी घटा कोई छाए ना। वो फिल्म में जैसे प्रसंग थे उसके अनुरूप जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, और वो अच्छी पंक्तियाँ बनी हैं। पाकीज़ा के भी लाइनें, पाकीज़ा के भी गीत मजरू ने लिखे, फागुन फिल्म के लिखे, जो बहुत अपने ज़माने की बड़ी फिल्में रही हैं, उनके लिए मजरू साहब से गाने लिखवाए गए। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। ये जो पंच चामर छंद में मजरू साहब ने गीत लिख दिया है, तो भले ही नाम उनको पंच चामर याद ना हो, लेकिन हिंदी में तो ये पंच चामर जिस तरह से उतरता है, जिसको छंदों में रवां जिसकी कलम हो गई है, तो छंदों में जो रम गया है वो लिखेगा। मुझे पुकारती पुकार खो गई कहीं, मुक्तिबोध लिखते हैं, वो भी पंचचामर छंद लिखते हैं। मजरू भी लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं, शमशेर बहादुर लिखते हैं। ग्वालियर की एक शाम वाला जो बहुत लंबा उनका काव्य है, उसमें ये दिल लगी ये शौखियाँ सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरफ, कोई नज़र तो होगी मेरे नाम की। ये जो उसी तरह से मोहम्मद रफ़ी ने गाया भी था। एक समय क्या संयोग अच्छे गायकों का, बहुत अच्छे गज़लकारों का, बहुत अच्छी कहानियों का।
और बहुत अच्छे फिल्म बनाने वालों का कभी कभी हुआ करता था। उस दौर में मजरू साहब ने बड़ा काम किया। उसी दौर में उर्दू के बड़े लेखक भी हुए जिन्होंने कि महाभारत के बेहतरीन संवाद लिखे। वैसे संवाद और कोई कदाचित नहीं लिख पाता जो राही मासूम रजा ने लिखे। वो भी इसी देश की धरती के बाशिंदे उसी तरह से थे। ये सभी लोग आज स्मरणीय है और स्मरणीय बने रहेंगे। युग तेवर इन्होंने निकाला और अच्छा निकाला, उसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। सुल्तानपुर के लोग हैं। सुल्तानपुर जाना हुआ, उसके पास ही पद्मावत के लेखक, पद्मावत के महान कवि मलिक मोहम्मद जायसी की समाधि भी है। ये अद्भुत अनोखे स्थान हैं हिंदुस्तान में, भारत में, और ये हमारे लिए तीर्थ स्थान भी हैं। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।